हेलो एवरीवन, माय नेम इज मेघा बलानी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम करने वाले हैं जी यूपी बोर्ड का, जो कि खंड काव्य हम चौथा पढ़ रहे थे, फोर्थ, जो कि था किसके बारे में, मेवाड़ मुकुट। आज हम उसका पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम क्या कवर करेंगे। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ पहले इसके लेक्चर नंबर 1 को देखना, उसके बाद ही इसे देखना, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें आपको पहले वाले पार्ट से ही कनेक्ट करवाएंगी। क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही मिलेगा, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल चरित्र चित्रण मिल जाता है या फिर प्रतिपाद्य विषय क्वेश्चन मिल जाता है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि किसके बारे में है। तो उसके लिए आपको पहले वाला देखना होगा ना, तो उसे देख के फिर ही आप इसे देखिएगा, तभी समझ में आएगा। क्लियर? एक बार और फिर से रिपीट कर देती हूँ, ये किन किन जिलों में आने वाला है उसकी लिस्ट आपको यहाँ पर दिख रही है। तो बुलंदशहर, देवरिया, बरेली, सीतापुर, सुल्तानपुर और बहराइच जो है, इन जगहों पर आपको, इन जिलों में जो भी बिलोंग करते हैं उन सभी को ये वाला खंड काव्य जो है पढ़ना है। तो शुरू करते हैं। इससे पहले हमने मेवाड़ मुकुट के बारे में क्या क्या पढ़ लिया था, जिसमें हमने 7 सर्ग पढ़े थे और हर एक सर्ग में हमने उनके ब्रैकेट में उनके नाम दे रखे हैं। तो देखो, आपको प्रथम सर्ग भी मिल सकता है या ऐसे बोल दिया जाएगा अरावली सर्ग के बारे में आप बताओ, तो आपको याद होना चाहिए कि अच्छा अरावली सर्ग कौन सा था, पहला था, उसमें क्या हुआ था उसके बारे में लिखना है। अगर ऐसे लक्ष्मी आ जाता है या चिंता आ जाता है या भामाशाह आ जाता है, तो वो आपको खुद को देखना है, खुद को सोचना है कि किसके बारे में, उसमें क्या चीज़ थी। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम सीखेंगे, आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो सेकंड आपका जो टॉपिक होता है, जो सेकंड क्वेश्चन आ सकता है, वो कौन सा है, वो है नायक जी, इसके हीरो कौन थे उसके बारे में आ सकता है। तो खंड काव्य के नायक कौन है और उनका चारित्रिक विशेषताएं लिखना है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। या फिर ऐसे आ सकता है कि प्रधान पात्र कौन है, यानी मेन कैरेक्टर कौन थे, उसके बारे में पूछ सकते हैं। या पूछा जा सकता है नायक का चरित्र चित्रण करो, कौन है उसका आपको चरित्र बताना है। तो यहाँ पर आपको महाराणा प्रताप के बारे में, उनके चरित्र के बारे में, उनकी विशेषताएं बतानी है। क्लियर? नेक्स्ट है राणा प्रताप के साहस, पराक्रम और त्याग के बारे में बताना है, तो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट आता है किसके जीवन को लेकर लिखा गया है, तो वो आपको बताना है। प्रमुख पात्र की चारित्रिक विशेषताएं बताओ, तो टोटल मिला के आपको चारित्रिक विशेषताएं बतानी है। महाराणा प्रताप का चरित्र चित्रण बताओ, जिस पात्र ने आपको सर्वाधिक प्रभावित किया वो चीज पूछी जा सकती है। तो आपके अनुसार आपको जो प्रभावित किया है उसके बारे में लिख देना। आपको अगर लक्ष्मी प्रभावित करती तो उसके बारे में लिख दीजिए, आपको अगर दौलत प्रभावित करती है तो आप उसके बारे में लिख दीजिए। आप उसके बारे में भी लिख सकते हो, क्यों? क्योंकि वो दुश्मनों की पुत्री थी, फिर भी वो महाराणा प्रताप के साथ खड़ी थी, तो आप उसके बारे में लिख सकते हो। मेवाड़ मुकुट कौन है जी, महाराणा प्रताप है, उनकी 3 विशेषताएं बताइए। भारतीय इतिहास के एक ऐसे महापुरुष जिसने जातीय स्वाभिमान, देश प्रेम और स्वाधीनता के लिए अपना सर्वस्व जो है, बलिदान की सीख जो है राष्ट्र की पीढ़ी निरंतर ग्रहण करती रही है, तो ऐसे मेवाड़ मुकुट के बारे में आपको बताना है। ठीक है। नेक्स्ट आता है नायक कौन है, उसके मेवाड़ मुकुट क्यों कहा गया है, नायक की चारित्रिक विशेषताओं को उल्लेख कीजिए, उस पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए जिसने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया हो। तो इस तरह के सारे क्वेश्चन आएंगे, तो हम बात करते हैं इनके आंसर्स की। तो आंसर क्या है भाई, मेवाड़ मुकुट नामक खंड काव्य के नायक जो हैं वो कौन है, महाराणा प्रताप है। उनके चरित्र विशेषताएं जो है वो निम्न प्रकार से दे रखी है। अगर आपको 2, 3 या जितनी बोले उतनी लिख देना, अगर से विशेषताएं बोली तो सारी लिख देना। पहली क्या थी, वो मातृभूमि रक्षक जी थे, वो मातृभूमि की रक्षा के लिए थे। तो अब जैसे आपने उसकी विशेषताओं का एक पॉइंट डाला, तो आपको उसी टाइम पर आपको सारा जितना भी हमने इससे पहले वाले लेक्चर में जो पढ़ा, वहां से आपको कुछ कुछ चीजें जो है पिक करके लिख देनी है इसमें, कि ये क्यों मातृभूमि के रक्षक थे। तो राणा प्रताप जो थे निरंतर ही विभिन्न प्रकार के कष्ट भोगते रहे, क्योंकि वो अरावली में रहते थे, सब कुछ राजपाट जो है उन्होंने त्याग दिया था, किंतु फिर भी अकबर की अधीनता उन्होंने स्वीकार नहीं की। वो नहीं अकबर के गुलाम बन के रहना चाहते थे। वे तो अपने भाई, कौन थे उसके भाई, शक्ति सिंह, है ना, उनको भी उसके दास पूर्णता जीवन के लिए धिक्कार देते कि इसके ऊपर धिक्कार है कि ये क्या कर रहा है, दुश्मन जो अकबर है उसके साथ मिल गया है, लेकिन जब इसको ज्ञात होगा, जब इसको लगेगा कि मैंने ये क्या कर दिया, तब ये अपने आप को कोसेगा, ऐसा उन्होंने कहा था। भयानक उन्होंने कष्ट सहकर भी क्या किया था, अकबर की गुलामी जो है स्वीकार करना पसंद नहीं किया था, तो इससे वो मातृभूमि के रक्षक लगते हैं। मेवाड़ को स्वतंत्र कराना ही उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य था, वो इसी को ही अपना कर्तव्य मानते थे। देश प्रेम पर आधारित अपनी भावनाओं को राणा प्रताप ने कुछ इन शब्दों में प्रकट किया है। कैसे? या तो फिर मेवाड़ देश निजगत गौरव पाएगा,
या प्रताप वन वन भटकेगा यूं ही मर जाएगा। उन्होंने क्या कहा था कि मेवाड़ या तो क्या प्राप्त करेगा, अपना गौरव जो है, जो हमेशा से उसका गौरव था, या तो उसको प्राप्त करेगा, या फिर ये जो प्रताप है, यानी महाराणा प्रताप खुद के लिए कहते हैं, या तो ये प्रताप जो है वो क्या करेगा, ऐसे ही वन वन भटक करके अपने जीवन को जो है यूं ही न्योछावर कर देगा। यानी कभी भी ऐसा नहीं होगा कि किसी की गुलामी ले लेगा और उसकी छत्र छाया में रहेगा तो स्वाभिमान के साथ रहेगा, नहीं तो ऐसे ही वन में भटकते भटकते मर जाएगा। दूसरी विशेषता क्या थी, अद्वितीय वीर। अद्वितीय मीन्स क्या होता है, उनके जैसा कोई और नहीं था। तो राणा प्रताप एक अपरिमित शक्ति संपन्न वीर योद्धा थे। अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए बड़ी ही वीरता पूर्वक सम्राट अकबर से जो है युद्ध करते हैं तथा उसकी सेना के दांत खट्टे कर देते हैं। यानी उनके पास कम थे सैनिक, हमने पढ़ा था ना हल्दी घाटी में, बहुत कम सैनिक थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उनके साथ युद्ध किया, सारी चीजें उन्होंने की। तो उन्होंने सामने जो सेना जो कहाँ थी, हाथी पे सवार थी, ये भी हमने पढ़ा था, वो हाथी पे थी सवार, लेकिन ये अपने चेतक घोड़े पे उसके जो चेतक घोड़ा था, उन्होंने अपने एक टांग पे खड़े होकर वहां तक उस दुश्मन के जो हाथी पर बैठा था वहां तक पहुंच गए थे। तो कम चीजें होते हुए भी उन्होंने दुश्मनों के दांत जो है खट्टे कर दिए थे। वे वीरों को जन्म देने वाली मेवाड़ भूमि की क्या है, रत्न है। हल्दी घाटी के युद्ध में उन्होंने अपनी वीरता का जो प्रदर्शन किया था वो कथा भी आप लिख सकते हो। जो 2-3 लाइंस जो आपको कविता से मिली है, जो याद हो या कुछ भी याद हो, वो आप 1-2 लाइनें यहाँ पे लिख देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कर्तव्यनिष्ठ। कर्तव्यनिष्ठ मतलब जो उनका कर्तव्य था वो उसको पूरा करते ही थे, चाहे कुछ भी हो जाए। राणा प्रताप जो है कर्तव्यनिष्ठ और एक अद्वितीय योद्धा थे, यानी उनके जैसा कोई और नहीं था। कठिन से भी कठिन परिस्थिति में वे अपने कर्तव्य से कभी भी विचलित नहीं होते थे, यानी कभी भी हटते नहीं थे। वे महलों का वैभव छोड़ करके वन वन भटकते हैं, किंतु अपना कर्तव्य जो है उसका त्याग नहीं करते हैं। और इसी के साथ वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं मैं तो निज कर्तव्य पथ पर तो निर्द्वंद बढ़ूंगा। यानी मैं तो अपने जो कर्तव्य पथ है उस पर हमेशा बिना रुके जो है बढ़ता ही जाऊंगा। अत्याचारी आक्रमण से तब तक सांस लड़ूंगा, और जो भी अत्याचारी है उनके साथ तब तक लड़ूंगा जब तक कि मेरे अंदर क्या है, सांस है, तब तक मैं लड़ता रहूंगा, ऐसा उन्होंने बताया। आत्मविश्वासी तथा स्वाभिमानी। आत्मविश्वासी थे, उनके अंदर आत्मविश्वास था कि हाँ मैं कर सकता हूँ, और स्वाभिमानी थे, किसी के भी सामने अपना सर नहीं झुकाते थे। तो राणा प्रताप दृढ़ आत्मविश्वासी थे और वे अपने बुजबल यानी अपने बाहों पर, अपने ऊपर बहुत विश्वास रखते थे तथा पराक्रम से बलशाली शत्रु से लोहा लेना चाहते थे कि चाहे कितना भी बलशाली हो, मेरे पास जो भी है मैं उसी से लड़ लूंगा, ऐसे थे। उनमें स्वाभिमान की भावना जो वो कूट कूट के भरी हुई थी। उनकी इस भावना के कारण पृथ्वीराज और सेठ भामाशाह जो थे उनकी सहायता करते हैं। देखो अब ये लाइन हमने कहाँ से ली भाई, ये हमने सर्ग से ली, तो सर्ग की कुछ लाइनें आप इसमें ऐड करते हैं रहेंगे। वे अकबर की दास्तान में रहकर घुट कर मरना, घुट कर रहने से अच्छा है मर जाना जो है ज्यादा श्रेष्ठ मानते थे। तो इसी चक्कर में वो क्या थे, वो बहुत स्वाभिमानी थे। नेक्स्ट बात करते हैं पराक्रमी और दृढ़ प्रतिज्ञ। दृढ़ प्रतिज्ञ यानी कि जो सोच ले वो करना ही करना है, ऐसे थे। प्लस पराक्रमी थे, यानी कि बहुत ज्यादा उनके अंदर बल था। महाराणा प्रताप के व्यक्तित्व की ओजस्विता दर्शनीय है, यानी जो उनके अंदर ओजस्व है, जो उनके अंदर वीरता वाली जो बात है वो बहुत ही दिखने लायक है, वो दिखती थी उनके अंदर। वे युद्ध स्थल में शत्रुओं को धराशाही करने में पूर्ण सक्षम थे, यानी नीचे लिटा देते थे, मतलब मार देते थे, इस तरह का उनके अंदर पराक्रम था। उनके पराक्रम और वीरता का लोहा स्वयं अकबर भी मानते हैं, अकबर भी इस चीज को मानते हैं। वह सदैव ही अविजित ही रहे। उन्होंने अपनी मेवाड़ भूमि को स्वतंत्र कराने का संकल्प लिया। उनकी दृढ़ प्रतिज्ञा को कवि ने कुछ इन शब्दों में व्यक्त किया है। क्या कहा है, जब तक तन में प्राण लड़ेगा पल भर चैन न लेगा, सूर्य चंद्र टल जाए किंतु व्रत उसका नहीं टलेगा। क्या कह रहे हैं कि जब तक उसके तन में प्राण है, जब तक उसके शरीर में सांसें चल रही हैं, तन में प्राण है, तब तक वो लड़ता रहेगा और एक पल के लिए भी चैन नहीं लेगा। सूर्य चंद्र टल जाए, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा भी अपने समय के अनुसार आते और जाते हैं, वो भी हो जाएगा, लेकिन इनका जो व्रत है वो नहीं टलेगा। यानी इन्होंने जो ठान लिया उस चीज को ये कभी नहीं छोड़ेंगे, उसको पूरा करके ही रहेंगे।
नेक्स्ट है स्वतंत्रता के पुजारी थे। तो ये देखो आपने मन से पॉइंट बनाने, हो सकता है उस टाइम पे आपको याद ना रहे, तो आपको पता है भाई दृढ़ संकल्प था और प्रतिज्ञावान था, कभी भी डरता नहीं था, स्वाभिमान था, अद्वितीय वीर था। तो ये पॉइंट्स आप बना बना के उसमें उनकी वीरता के कुछ एक दो लाइंस जो हैं, जो आपने सर्ग से निकाली हो, सर्ग से पढ़ी हो, वो आप इसमें डाल देना। तो इस तरह से आप अपना चरित्र चित्रण खुद से भी बना के लिख सकते हो, है ना। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के पुजारी। राणा प्रताप कभी भी किसी की अधीनता स्वीकार करना नहीं चाहते थे, वह तो बचपन से ही स्वतंत्रता के पुजारी रहे हैं। अकबर की अधीनता भारत के अन्य सब शासक जो हैं स्वीकार कर लेते हैं, सारे जितने भी थे, बट राणा प्रताप जो थे वो कभी भी पराधीन रूप से रहना नहीं सीखे थे। और इसीलिए उनका कथन क्या है, जब तक सांस स्वतंत्र रहूंगा दास नहीं हो सकता, कि जब तक मेरे पास सांस है तब तक मैं स्वतंत्र ही रहूंगा, दास बनकर मैं कभी नहीं रहूंगा। क्लियर। नेक्स्ट है, आपको इस तरह से एक और चरित्र चित्रण मिल सकता है, किसका, भामाशाह का। भामाशाह के चरित्र चित्रण के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको उनसे क्या प्रेरणा मिलती है, भामाशाह के चरित्र चित्रण को बताओ। या फिर ऐसे आ सकता है, यदि स्वदेश की मुक्ति यज्ञ में यह आहुति दे पाऊं, पितरों सहित देव निश्चय ही मैं कृतार्थ हो जाऊं। इन पंक्तियों के आधार पर भामाशाह की देशभक्ति और त्याग की भावना को प्रकाशित कीजिए। तो आपको भामाशाह के बारे में बताना है। तो देखो कैसे लिख सकते हैं। राणा प्रताप के उपरांत जो है भामाशाह मेवाड़ मुकुट काव्य के सबसे महत्वपूर्ण पात्र जो है हमको दिखते हैं ना। महाराणा प्रताप के बाद जो दिखते हैं वो यही दिखते हैं हमको। वे प्रताप के मंत्री हैं और प्रताप की उस समय सहायता करते हैं जब वे नितांत असहाय और निराश हो जाते हैं। और उनके चरित्र की कुछ विशेषताएं कुछ इस प्रकार से हैं। पहली क्या है, दानवीर। भामाशाह महान त्यागी हैं। वे देश रक्षा के लिए कई पीढ़ियों की संचित जो अपनी अपार धनराशि है वो राणा प्रताप के चरणों में अर्पित कर देते हैं। तो पहली चीज तो क्या दिखी कि वो दानवीर थे, कि जितनी भी संपत्ति थी वो सभी की सभी वो किनको देते हैं, राणा प्रताप को देते हैं, कि आप जो है इससे अपनी सेना करो, या जिस तरह से भी आपको सहायता हो सकती है मैं उन सभी के लिए आपको ये देना चाहता हूँ। दूसरे क्या थे, विनयशील थे। ऐसे नहीं कि अकड़ में दे रहेंगे, लो पकड़ो मेरी तरफ से मिल जाएगा, या मेरा नाम कर देना, या कर देना, नहीं, बहुत ही विनम्रता से दिया। क्यों? क्योंकि जब राणा प्रताप ने कहा कि नहीं मैं पराया धन नहीं लूंगा, तो उन्होंने क्या कहा, बहुत ही विनम्र तरीके से कहा, ये आप ही का धन है, आप ही का है, तो इसको लेने में संकोच नहीं करो। तो बहुत ही विनयशील होकर कहा था, तो इसलिए विनयशील है। अनुपम त्याग करते हुए भी भामाशाह जो है विनम्रता की मूर्ति है। वे अत्यंत नम्रता पूर्वक राणा प्रताप से विनय करते हैं कि वे दास की क्या करे, सेवा को स्वीकार करे। उन्होंने ऐसे कहा था कि मैं दास हूं और मेरी तरफ से क्या है, ये सेवा है, तो प्लीज आप इसको स्वीकार करें। तो इसलिए विनयशील थे। नेक्स्ट क्या थे, नेक्स्ट थे देशभक्त थे। देशभक्त बोले तो कि भामाशाह जो है देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत थे। वो भी चाहते थे कि मेरा देश जो है वो आजाद रहे। तो वे देख रहे थे कि राणा प्रताप जो अपने देश के लिए इतना सब कुछ कष्ट झेल रहे हैं, जबकि उनके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी वो इतना सब कुछ सोच रहे थे। तो अब इनके पास तो इतनी धनराशि, ये सब चीजें थी, तो वो चाहते थे कि मैं भी जो हूँ अपने देश के लिए कुछ योगदान करूं, और वे भी देश के लिए अपना सर्वस्व दान कर दें। उन्होंने ऐसा किया और इससे वो क्या दिखते हैं, एक सच्चे देशभक्त है। नेक्स्ट आता है तर्कपूर्ण। भामाशाह में विनयशीलता और तर्क बुद्धि का जो मणिकांचन जो था उसका बहुत मणिकांचन सहयोग था। कैसे? उनके प्रबल तर्क महाराणा प्रताप जी को मानने पड़े। जब वे अपना धन जो है महाराणा प्रताप के पास लेके गए थे, तब महाराणा प्रताप ने विभिन्न तर्क देने से दिया और उसको कहा कि मुझे नहीं लेना है, ये पराया धन है, मैं इसको कैसे ले सकता हूँ। तो अंत में भामाशाह ने उन तर्कों से प्रभावित होकर उनकी बातों को मान लेते हैं, क्योंकि वो क्या बोलते हैं कि मैं दास हूँ, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, ये मेरी तरफ से एक सेवा है, ये आप ही का धन है। तो ऐसे ऐसे तर्क दे करके उन्होंने राणा प्रताप को मना लिया। तो इसलिए क्या है, वो एक तर्कपूर्ण, यानी कि बातों कोई भी चीज को अपनी बातों से कह के सामने वाले को मना देने वाले, ऐसे तर्कपूर्ण थे। नेक्स्ट, भामाशाह तर्कपूर्ण उत्तर देते हैं कि देश सेवा का अधिकार केवल राजवंश को ही नहीं अपितु सबको है, आम जनता को भी है, और ये अधिकार देव सबका है, ये कर्तव्य सभी का है, सबको आज चुकाना है ऋण मेवाड़ माटी का। उन्होंने इस तरह बोला कि ये ऋण जो है सभी के लिए है, तो सिर्फ और सिर्फ वंशज राजवंशज लोग ही नहीं कर सकते, ये हम लोग आम जनता वाले भी कर सकते हैं। तो इस तरह से उन्होंने कहा था। तो भामाशाह का ये तर्क इतना प्रबल है कि महाराणा प्रताप जो है निरुत्तर हो जाते हैं, यानी उनके पास कुछ उत्तर ही नहीं होता है, और उनके द्वारा अर्पित जो धनराशि है उसको स्वीकार कर लेते हैं कि ठीक है, आपने जो धनराशि दी है मैं स्वीकार करता हूँ। भामाशाह के अनुपम त्याग के कारण उनका नाम जो है भारत के इतिहास में सदैव स्वर्ण अक्षरों में लिखा रहेगा। और राणा प्रताप ठीक ही कहते हैं, क्या कहते हैं, धन्य स्वदेश प्रेम भामा
का धन्य त्याग यह अक्षर, शिवी दधीचि की गरिमा पाली तुमने सब कुछ देकर। उन्होंने क्या बताया कि धन्य हो तुम जिनको तुमको अपने देश से इतना प्रेम है, जो जैसे कि किसको है, भामा को है, और उन भामा के त्याग को है। उन्होंने किस तरह से कहा है कि जैसे शिवी और दधीचि जो ऋषि मुनि है उनकी गरिमा जैसी है, वैसा ही तुमने यहाँ पर अपने लिए पाया है, क्योंकि वो भी क्या कर रहे थे, देश के लिए इतने आम होते हुए भी ये सारी चीजें की थी, तो उसको वो धन्य मानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 क्या है कि खंड काव्य के आधार पर आपको रानी लक्ष्मी, ठीक है, रानी लक्ष्मी का चरित्र चित्रण, तो भाई देखो चरित्र चित्रण किसी का भी आ सकता है ना, तो रानी लक्ष्मी का अगर चरित्र चित्रण आ जाए तो किसी एक स्त्री पात्र के चरित्र की विशेषता का उल्लेख कीजिए। तो आपको करना है जैसे रानी लक्ष्मी का करते हैं। तो कौन थी ये उनकी पत्नी थी, किनकी, महाराणा प्रताप की। तो महाराणा प्रताप की धर्मपरायणा पत्नी है, जो मेवाड़ मुकुट नामक खंड काव्य की क्या है, हीरोइन है, ठीक है, नायिका है। बाकी नायक थे, अब ये नायिका है। वह आगरे के राजवंश में पालित क्षत्राणी थी, किंतु पति परायणा होने के कारण राणा के साथ जो है अनेक कष्टों को झेल रही थी। प्रस्तुत खंड काव्य में उन्हीं के चरित्र चित्रण की हम विशेषताओं की बात करेंगे। तो पहली थी स्नेह और वात्सल्य की मूर्ति। रानी लक्ष्मी में स्नेह और वात्सल्य जो है, यानी कि प्रेम और ममता जो है वो कूट कूट के भरी हुई थी। वे अपने शिशु अमर के प्रति जो है अटूट प्रेम रखती है। स्वयं भूखे रहकर की वो जीवन बिता सकती हैं, किंतु अमर और दौलत और राणा के बराबर चिंता जो थी उनको बनी हुई थी। मतलब वो उनको अपने लिए नहीं चिंता होती थी, उनको अपने बच्चों के लिए, दौलत के लिए, राणा प्रताप के लिए, इन सब के लिए उनको चिंता होती थी। कंदमूल फल कभी कभी वे भी अप्राप्य रहते हैं, राजा सब सहते हैं, मुख से कभी न कुछ कहते हैं। भाई कभी कभी तो क्या होता है, कंदमूल फल जो हम जंगलों में खाते हैं वो भी पूरे नहीं पड़ते हैं, मतलब इतनी ज़्यादा भूख होती है कभी कभी वो भी पूरे नहीं पड़ते, क्योंकि कितना भी कर लो यार, जब तक खाना नहीं खाओ तब तक कुछ नहीं होता है। आप कितने फ्रूट्स खा लो, कितना ये चीज़ खा लो, चिप्से खा लो, बिस्किट्स खा लो, कुछ भी खा लो, आपका पेट तभी भरता है जब हम अन्न खाते हैं। तो कितना भी कंदमूल खा लो उससे कभी भी वो पूरा नहीं होता है। राजा सब सहते हैं, कभी ना कुछ कहते हैं। राजा यानी कि राणा प्रताप के लिए कह रही है कि वो सब कुछ सहते हैं लेकिन कभी भी कुछ कहते नहीं हैं। होती यदि मैं निपट अकेली निराहार रह जाती। क्या कहती हैं कि मैं अगर अकेली होती तो मैं निराहार यानी कि बिना आहार के भी रह जाती, किंतु अमर दौलत की उनकी भूख नहीं सह पाती। लेकिन मैं अमर और दौलत जो है यानी कि उनका पुत्र अमर और दौलत जो शत्रु पक्ष की कन्या थी, उन दोनों की भूख जो है वो मैं नहीं सह सकती, उसको मैं नहीं दे सकती। तो इस तरह से उन्होंने अपनी बात कही थी। नेक्स्ट थी वो स्वाभिमानिनी थी, यानी स्वाभिमान था उनके अंदर भी, जैसे राणा प्रताप के अंदर था। रानी लक्ष्मी अत्यंत ही स्वाभिमानिनी है। वह वन में छिप करके अज्ञातवास के पक्ष में नहीं है, अपराधियों की भांति भागकर जीवन नहीं बिताना चाहती, और इसलिए वो क्या कहती है, मुझे सताता रहता उनका संयम सतत आत्मगोपन, कायर कुत्सित अपराधी की भांति पलायन यह वन। उनको वो कह रही है कि मुझे ये सताता है कि हम क्या ऐसे कायरों की तरह भागे नहीं, बल्कि सामने आकर शत्रुओं से लड़े, इस तरह का उनका नेचर था। तो वो स्वाभिमानी थी, ऐसे अज्ञात रह के गुमशुदा की वाली जिंदगी है वो नहीं जीना चाहती थी। नेक्स्ट है स्वतंत्रता की प्रेमिका, उन्हें भी स्वतंत्रता पसंद थी। रानी लक्ष्मी जो है पराधीन जीवन बिताना नहीं चाहती थी, यानी गुलामी में वो भी नहीं रहना चाहती थी। उन्हें दास्ता असहनीय लगती थी कि किसी की गुलामी करना उनको सहना नहीं अच्छा लगता था। किसी के सामने छोटा बनना वे कभी नहीं चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि मैं लोगों के आगे सिर झुका के उनकी गुलामी सहूं। नहीं समर्पित की है उसको स्वतंत्रता की थाती, हमें दासता दुर्वह लगती, लघुता नहीं सुहाती। यानी हमको किसी की दास्ता जो है बिल्कुल नहीं सुहाती है, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है किसी की गुलामी करे। इस तरह से वो एक स्वतंत्रता की प्रेमिका थी। नेक्स्ट, धीर, गंभीर और दृढ़ निश्चयी, मतलब धैर्य था उनके अंदर, गंभीर थी और दृढ़ निश्चयी थी, मतलब जो सोचती थी उसको ठान के करती थी। रानी लक्ष्मी अत्यंत ही धीर, गंभीर और आत्मनिश्चय वाली क्षत्राणी है। ये आपदाओं से कभी भी नहीं घबराती। उनका दृढ़ विश्वास है कि हमको नहीं हुआ पाएगा यह कष्टों का सागर, मतलब हमको कभी भी ये जो कष्टों का सागर है ये नहीं लेके जा पाएगा। स्वभाव की इतनी गंभीर है कि दौलत को कभी उसने कुछ कहने का साहस नहीं होता था। मतलब वो इतनी गंभीर थी कि दौलत, मतलब बहुत ज़्यादा गंभीर मीन्स ऐसा नहीं कि गुस्से वाली थी, गंभीर मीन्स कि बहुत ज़्यादा ऐसी थी कि कोई उसको कुछ बोले उससे पहले सब लोग सोचते थे कि कैसे बोले गई उसको कुछ लगे ना, तो वो बहुत, यानी उससे बोलने से पहले सोच समझ के बोलना होता था। तो इस तरह की गंभीर थी। और वे कहती हैं, सहसा उनसे कुछ कहने का साहस कभी न कर पाती हूँ,
मैं उसके सम्मुख जाते भी अपराधी सी सकुचाती हूँ। और वो क्या कहती हैं, ये कौन बोलती हैं, ये दौलत जो है उसके लिए है कि वो कैसी थी कि जब उनके पास जाते तो ऐसे डर लगता था कि उनके सामने कैसे बोलूं, क्योंकि मैं जाती तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं जैसे कि क्या हूं, एक अपराधी हूं और उसके सामने कुछ बोलने से मैं घबराती हूं। ठीक है, तो इस तरह से वो एक गंभीर थी। नेक्स्ट, पति परायणा और वीर शत्राणी। प्रताप सिंह, महाराणा प्रताप जब रानी लक्ष्मी के दुख को देखकर विचलित होते हैं तो उन्हें अपने निश्चय को बतलाकर आश्वस्त करती है और कहती है, मेरी चिंता मत करें देव, मैं अनुगत हूँ, शत्राणी हूँ, मैं, मेरी चिंता मत करो, मैं सब चीजें कर सकती हूँ, मैं भी शत्राणी हूँ। है गर्व मुझे मेवाड़ भूमि के जौहर की मैं वाणी हूँ, और मुझे गर्व है कि मैं मेवाड़ की हूँ और मैं यहाँ की शत्राणी हूँ। तो आप इस चीज का चिंता न करें। क्यों? क्योंकि जब वो अपने पुत्र के लिए रो रही थी, मतलब दुख कर रही थी कि वो भूखा है और भूख से व्याकुल है, तो उसका मन भी व्याकुल हो जाता है। तो उस टाइम पर थोड़ा सा दुख देख के महाराणा प्रताप सोचते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, कितने दुख सह रहे हैं सब लोग। बट तब वो कहती है कि मैं जो हूँ, मैं शत्राणी हूँ, तो मेरी चिंता मत करो, मैं अपने ऊपर फक्र महसूस करती हूँ कि मैं मेवाड़ भूमि की हूँ। ठीक है। नेक्स्ट है सिक्स्थ, धर्मनिरपेक्षी स्वभाव वाली। कैसी थी? रानी लक्ष्मी में भी धार्मिक संकीर्णता नहीं है, वह दौलत को शत्रु की कन्या होते हुए भी पुत्रीवत मानती है। भाई देखो क्या थी, धर्मनिरपेक्ष थी। ऐसा नहीं था कि शत्रु की बेटी थी, दौलत तो उसको ऐसे रखे कि अरे ये तो शत्रु की बेटी है, उसको भी अपनी बेटी की तरह ही प्यार करती थी। उसके सुख दुख के लिए बराबर चिंतारत रहती थी, मतलब वो अगर सुखी है, दुखी है, तो हर चीज में उसका ध्यान रखती थी, हर समय उसके साथ ही रहती थी। तो इसलिए धर्मनिरपेक्षी और स्वभाव वाली थी। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, प्रश्न नंबर 5। मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पर दौलत का चरित्र चित्रण, मैंने बोला था ना दौलत का भी आ सकता है, तो दौलत का चरित्र चित्रण करो। दौलत मेवाड़ मुकुट नामक खंड काव्य में सहायक नायिका है। सहायक नायिका मतलब होते हैं ना साथ वाले, एक होता है हीरो, एक होते है हीरोइन, एक होते हैं साथ में आगे पीछे जो और सपोर्टिव होते हैं, तो वो थी। यह कवि के अनुसार कोई ऐतिहासिक पात्र न होकर केवल एक काल्पनिक पात्र है जो महाराणा के जीवन में निखार लाने के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। ये अकबर के राजभवन में पाली पोसी यवन कन्या है जो वहां के छलछा, ईर्ष्या, द्वेषपूर्ण वातावरण से ऊब चुकी है और परिस्थितिवश राणा के परिवार में रहकर आत्मसंतोष का अनुभव कर रही हैं। राणा प्रताप को पिता और रानी लक्ष्मी को माता मानकर अपने को धन्य मानती हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये अकबर यानी जो दुश्मन थे उनके, अकबर के वहाँ उसके दरबार में रहती थी और वहाँ पर ईर्ष्या, छल, कपट ये सब देख के उसको अच्छा नहीं लगा और वहाँ से वो आ गई। और कहाँ आ गई? अपने आत्मसंतोष के लिए, मतलब खुद की खुशी के लिए वो राणा प्रताप के यहाँ आ गई और वहीं पर ही उनको और रानी लक्ष्मी जो है उनको माता पिता मान करके वहीं पर रहने लगी और वो अपने आप को धन्य मानती थी। वह महाराणा की महानता का उल्लेख करते हुए क्या कहती हैं, सचमुच ये कितने महान है, कितने गौरवशाली, इनको पिता बनाकर मैंने बहुत बड़ी निधि पाली। उन्होंने क्या बोला कि कितने महान और कितने गौरवशाली हैं, इनको मैंने जो पिता बना दिया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत बड़ी चीज जो है हासिल कर ली है। उसे बराबर राणा परिवार के कष्टों के प्रति सहानुभूति है, उसको सहानुभूति रहती है। शत्रु कन्या होने के कारण उसे यह भी चिंता लगी रहती है कि कहीं उसके कारण कहीं महाराणा जो है को भी कष्ट न झेलने पड़े। और वह राणा के प्रति कृतज्ञ ज्ञापित करते हुए क्या कहती है, मेरे पिता शत्रु इनके ये प्यार मुझे करते हैं, मुझे खिलाकर खाते, मेरे दोष न उन धरते हैं। क्या करते हैं कि वो बोलती है कि भाई ये मेरे, मतलब मैं शत्रु की बेटी हूँ और मेरी वजह से कभी इनके ऊपर भी समस्या हो सकती है, लेकिन वो फिर भी क्या बोलती है कि मेरे पिता इनके शत्रु है, लेकिन ये फिर भी मुझे पहले खिलाते हैं, बाद में खुद खाते हैं। तो इस तरह से वो महाराणा प्रताप की जो है इतनी तारीफ करते हुए कहती है कि वो ऐसे हैं कि किसी के लिए भी उनके अंदर ऐसा नहीं है कि दुश्मन है तो उसके लिए मुझे कुछ अलग वैर रखना है या उसकी दुश्मनी निकालनी है, लेकिन फिर भी उन्होंने उसके लिए वात्सल्य रखा, उसके लिए प्रेम रखा। ये सारी चीजें उन्होंने बताई। राणा प्रताप के भाई कौन, शक्ति सिंह की वह क्या थी, प्रेमिका भी है। ये जो दौलत थी ना, ये शक्ति सिंह जो था उसकी प्रेमिका भी है, वह उनके लिए ही यहाँ आई हुई है। किंतु शक्ति सिंह की प्रेमिका होने पर भी वह शक्ति सिंह की कायरता, कापुरुषता और की निसंकोच निंदा करती है। वो किसके बारे में बोल रही है कि शक्ति सिंह की प्रेमिका थी, लेकिन शक्ति सिंह क्या था, वो तो अकबर से जाके मिल गया था। तो शक्ति सिंह की कायरता, उसकी कापुरुषता यानी जो उसने अपनी कायरता दिखाई थी, उन सबको जो है उसने उसकी बहुत निसंकोच यानी बिना संकोच की उसकी निंदा की कि जिसके लिए जिससे प्यार किया वो ही क्या था,
मतलब दुश्मनों के साथ जाके मिला हुआ था। वह राणा और शक्ति सिंह दोनों भाइयों में जमीन आसमान का अंतर बताती हुई क्या कहती हैं, दौलत अब राणा के पास आकर बहुत ही सुखी और संतुष्ट है। शक्ति के प्रति आकर्षित होते हुए भी राणा से उनकी परिस्थितियों को देखकर कुछ नहीं कहना चाहती और वह कहती है, यह अभावमय जीवन ही अब लगता मुझे भला है, मैं प्रश्न हूं मन से वैभव का उन्माद टला है। क्या कहती हैं, ये अभावमय जीवन यानी कि बहुत सारी चीजों की कमी थी, तो ऐसा जीवन जो है मुझे बहुत अच्छा लगता है, भला लगता है, बढ़िया लगता है और मैं खुश हूँ और मेरे को मन से जो है मेरा जो वैभव है उस चीज़ का जो मेरे अंदर था कि मैं पहले कैसी थी, उन मन से मेरे को कोई भी चीज़ का गिला नहीं है कि मैं कहाँ आ गई हूँ, भले जो भी है कमी है जैसा भी है मैं इस जीवन में खुश हूँ। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6, मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पर पृथ्वीराज का भाई आपको चरित्र चित्रण करना है। पृथ्वीराज कौन थे, जो कवि थे ना, उनके बारे में। तो पृथ्वीराज अकबर दरबारी कवि हैं जो अपनी मान मर्यादा का ध्यान न रखकर अकबर का राज्याश्रित जीवन यापन करते रहे हैं, किंतु बाद में उनका स्वाभिमान जागा और उन्होंने महाराणा से मिलते हैं और वो उनसे कहते हैं, भाई पहले वो क्या थे, अकबर के दरबार में कवि थे, लेकिन फिर उनको थोड़ा सा उनको लगा कि वो राज्य आश्रित मतलब वहाँ पर उनके राज्य में रहते हुए रहे थे, लेकिन बाद में उनको रियलाइज़ हुआ कि मैं जो हूँ गलत हूँ, मुझे अपने देश के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फिर वो आके किससे मिल जाते हैं, राणा प्रताप से मिल जाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम जो हो अकबर के साथ युद्ध करो, ये सारी चीज़ें उनको बताते हैं। ये अकबर का चारण अपने जीवन की निधि खोकर आया चरण शरण राणा की आज पाप निज धोकर। और उन्होंने कहा कि मैं ये जो अकबर का चारण यानी अकबर का जो काम करने वाला कर्मचारी हूँ, आज जो है मैं अपनी निधि खो करके यहाँ आया हूँ और मैं आपके शरण में आके क्या कहता हूँ, मैं अपने पाप जो हैं उन सभी को धोना चाहता हूँ कि अब तक मैंने जो अपने देश के साथ जो भी गलत चीज़ें की हैं उन सभी को मैं अब एक पाप की जो मेरे पाप थे उनको मैं धोना चाहता हूँ और आपकी शरण में आना चाहता हूँ। और वो जब आए थे तो उन्होंने फिर बताया आपको कि उन्होंने बताया था कि भामाशाह के बारे में बताया था कि वहाँ से आपको सहायता मिल सकती है, वो सारी चीज़ें पृथ्वीराज ने बताई थी। पृथ्वीराज को अपने विगत कर्मों का शोभ है मतलब दुख है और राणा से मिलकर उनकी मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए युद्ध हेतु प्रेरित करते हैं और साधन संचय के लिए वो भामाशाह जैसे दानी व्यक्ति से मिलाते हैं और वे अपने मनोरथ के संबंध में कहते हैं, फिर मेवाड़ मुक्त हो जिससे वही एक पथ मेरा, विफल मनोरथ हो अकबर अब यही मनोरथ मेरा। भाई मेरा मानना है, मेरा मन यही है कि अब जो है अकबर से पूरी तरह से जो है हम स्वतंत्र हो जाए, यही मेरी इच्छा है। इस प्रकार पृथ्वीराज में आत्मचिंतन और त्रुटियों के संशोधन के प्रति आस्था है, उसमें स्वदेश प्रेम, वीर त्यागी पुरुषों के प्रति श्रद्धा और सहानुभूति भी है, साहित्यिक प्रतिभा और उनके सहयोग की भावना भी है, प्रायश्चित करके अपने दोषों को दूर करने की ललक है। वो चाहते तो वहीं रह जाते, अपना जीवन वहीं व्यतीत कर देते, लेकिन उनको रियलाइज हुआ और उन्होंने इस चीज़ का प्रायश्चित करने की इच्छा रखी और उसको पूरा करने के लिए वो राणा प्रताप के पास आए। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6, मेवाड़ मुकुट किसे कहा गया है और क्यों, और मेवाड़ मुकुट के आधार पर बताइए कि महाराणा प्रताप को मेवाड़ मुकुट क्यों माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है कि क्यों बोला गया है आखिर मेवाड़ मुकुट। मेवाड़ मुकुट खंड काव्य में महाराणा प्रताप को मेवाड़ मुकुट कहा गया है। वे खंड काव्य के कौन है भाई, नायक हैं। वे मेवाड़ की स्वाधीनता और अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए जीवन पर्यंत क्या करते हैं, संघर्ष करते रहे। हल्दी घाटी के युद्ध में पराजय के बाद वे वन भटकते रहे, फिर किंतु अपने संकल्प से जो है वो लेश मात्र मतलब बिल्कुल भी जो है विचलित नहीं हुए। वे अपराजय वीर योद्धा, स्वतंत्रता के पुजारी, अनन्य देशभक्त, ये सब क्या है उनके चरित्र वाले जो टॉपिक थे वो सारे आप यहाँ लिख देना, आदि महान गुणों से युक्त हैं, इसलिए उनका स्थान जो है वो सर्वोच्च है। उन्होंने तत्कालीन भारत में मेवाड़ का स्थान भी सर्वोच्च बनाए रखकर उसकी शोभा उसी प्रकार बढ़ाई जिस प्रकार मुकुट धारण करने वाले की शोभा उसका मुकुट सर्वोच्च स्थान पर स्थित रहकर बढ़ाता है, इसीलिए उन्होंने इसे एक मेवाड़ मुकुट कहा है। क्योंकि वो कैसे थे, जैसे मुकुट जो है हमारे सिर की शोभा बढ़ा देता है, उसी तरह से उन्होंने भी अपनी सारी चीज़ें जो है मेवाड़ को सर्वोपरि रखा और उसके लिए हमेशा अपने आप को, अपने प्राणों को न्यौछावर करते रहे। वस्तुतः सच्चे अर्थ में वे मेवाड़ के मुकुट हैं और इस संबंध में दौलत का कथन है, दौलत है ना, उन्होंने क्या कहा है, इसीलिए राणा प्रताप मेवाड़ मुकुट कहलाते, इनके बैरी भी इनका यश गाते नहीं अघाते। क्या कहती है दौलत कि इसीलिए इनको महाराणा प्रताप को इसीलिए मेवाड़ मुकुट कहा गया है। क्यों, क्योंकि इनके जो बैरी यानी कि जो दुश्मन है ना, वो भी इनका यश गाते हुए थकते नहीं हैं, मतलब वो भी इनका यश गाते हैं, इनकी बहादुरी के जो हैं प्रमाण देते हैं कि हाँ
ये कौन है, बहादुर हैं, चाहे इनके पास कुछ भी चीज की कमी हो लेकिन ये कभी भी हार नहीं मानते हैं। तो ये चीज दौलत ने कही थी। नेक्स्ट प्रश्न, मेवाड़ मुकुट के आधार पर बताइए कि झाला कौन था, उसने युद्ध स्थल में राणा प्रताप की कैसी रक्षा की। तो झाला महाराणा प्रताप के परम प्रिय और अंतरंग साथी थे। जब हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप मुगल सेना के बीच फंस गए तब झाला ने महाराणा प्रताप का मुकुट और छत्र अपने सिर पर रख लिया। इसके फलस्वरूप मुगल सैनिक झाला को महाराणा प्रताप समझ करके उन पर आक्रमण करने लगे। राणा प्रताप सुरक्षित बच करके निकल गए किंतु झाला जो है शहीद हो गए। इस प्रकार झाला ने अपने प्राण गंवा करके राणा प्रताप के प्राणों की रक्षा की। उनका वह अपूर्व त्याग और बलिदान हम सबके लिए क्या है, प्रेरणादायक और अनुकरणीय है। झाला जो थे वो कौन थे, महाराणा प्रताप के एक परम मित्र थे, प्रिय थे। उन्होंने क्या किया, जब हल्दी घाटी का युद्ध हो रहा था तो उन्होंने क्या किया, जो महाराणा प्रताप का जो मुकुट था और जो उनके पीछे का जो छत्र था ना उसको खुद ले लिया ताकि दुश्मनों को लगे कि ये कौन है, ये महाराणा प्रताप है और दुश्मन जो है उनके ऊपर वार करे। और उन्होंने महाराणा प्रताप को भेज दिया। तो इससे क्या हुआ, उनके प्राणों के तो त्याग हो गया लेकिन राणा प्रताप जो है वो जिंदा रह गए, वो नहीं मरे, सुरक्षित बच करके निकल गए। और इसीलिए झाला के जो प्राण जो उन्होंने बिना सोचे समझे अपने प्राणों को गवा दिया, उससे पता चलता है कि वो क्या है, उन्होंने एक अपूर्व त्याग किया है और उनके बलिदान जो है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा प्रेरणादायक और अनुकरणीय यानी कि गाए जाने वाले हैं। नेक्स्ट, प्रतिपाद्य विषय क्या है, मतलब मेन क्या मोटो है इस चीज का, या पूछा जा सकता है यहाँ पर गंगा रत्न जो है हमें क्या संदेश देना चाहते हैं या क्या उद्देश्य है, क्या चीज है, किस चीज के बारे में हमें यहाँ पे समझाना चाहते हैं। भाई आपके अगर आपके सिलेबस में अगर कोई चीज ऐड होती है तो वो आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए होती है ना, तो यहाँ पर इनका क्या उद्देश्य है वो समझो। मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के द्वारा कवि महाराणा प्रताप के संघर्षशील जीवन जो है उसके चित्रण के माध्यम से हमें कुछ संदेश देना चाहते हैं। वो संदेश क्या देना चाहते हैं कि देश का संदेश है ना, पहली चीज अधिकारों की रक्षा का संदेश, अपने अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। स्वतंत्रता से प्रेम करने का संदेश, हमको स्वतंत्रता से प्रेम करना चाहिए, कभी भी किसी के अधीन होकर कार्य नहीं करना है और उसी चीज में खुशी नहीं लेनी है अपनी। अन्याय, शोषण, अत्याचार का विरोध करने का संदेश कि अगर आपके ऊपर कोई शोषण हो रहा है, कोई अन्याय हो रहा है, कोई अत्याचार आ रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाओ, उसके लिए विरोध करो। सत्य पर असत्य पर सत्य की विजय का संदेश कि चाहे झूठ कितना भी बलशाली क्यों ना हो, सत्य की विजय होती है, उसका संदेश। दौलत के प्रति सद्व्यवहार के द्वारा नारी जाति के प्रति श्रद्धा का संदेश दिया है। क्या दिया है कि भाई दौलत जो थी एक तो शत्रु पक्ष की थी, फिर भी उनके साथ उन्होंने बहुत प्रेम से रहे, प्लस वो एक नारी थी, उसके लिए उनका जो श्रद्धा भाव है वो भी उन्होंने दिखाया। तो इससे हमको ये चीज सीखने को मिलती है कि हमको भी नारी का सम्मान करना चाहिए। भामाशाह के त्याग द्वारा देश के लिए धन संपत्ति के त्याग का संदेश, जैसे भामाशाह ने संपत्ति का त्याग किया वैसे ही हमें भी जो है अपनी संपत्ति जो अपने लिए अपनी जो संपत्ति वो देश के कामों में लगानी चाहिए। तो इसका संदेश मिला। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10, ऐतिहासिकता पर प्रकाश डालिए कि ये खंड काव्य जो है उसकी प्रतिपाद्य विषय बताइए या क्यों है, इसका ऐतिहासिक क्या चीज है उसके बारे में बताना है। तो मेवाड़ मुकुट एक ऐतिहासिक खंड काव्य है। श्री गंगा रत्न पांडेय जी ने जो है इसकी रचना ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर की है। इसके पात्र इतिहास के कौन है, वीर पुरुष है, जितने भी पात्र हैं वो सारे वीर पुरुष हैं। दौलत एक काल्पनिक है, एक इमेजिन किया हुआ एक कैरेक्टर है। अन्य पात्र जो है वो सारे के सारे क्या है, ऐतिहासिक। एक दौलत जो है वही एक इन्होंने एक पात्र बनाया है, बाकी सभी क्या है, बाकी सभी ऐतिहासिक है। हल्दी घाटी की घटना जो है वो भी ऐतिहासिक है। प्रत्येक राष्ट्र को अपने इतिहास पुरुषों की से प्रेरणा मिलती है और भामाशाह और राणा प्रताप जो है इसके ऐसे ही प्रेरक दैदीप्यमान यानी कि देने वाले ऐसे बहुत बड़े रत्न हैं। और मेवाड़ मुकुट जो है इसी वजह से क्या है, एक ऐतिहासिक खंड काव्य है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है मेवाड़ मुकुट खंड काव्य की शीर्षक की सार्थकता कीजिए। भाई ये शीर्षक जो है ये सही मायने में सही है या नहीं है, तो उसके बारे में आपको अपने विचार देने हैं। तो मेवाड़ मुकुट में राणा प्रताप के लोकोत्तर कार्यों और चरित्र का जो वर्णन किया गया है कि उन्होंने अपने देश के लिए क्या क्या काम किया, क्या क्या चीजें की, उसके लिए और उनके चरित्र को देखते हुए उनका वर्णन करते हुए ये समझ में आता है कि वो इस खंड काव्य के कौन है, नायक हैं। उनको ही मेवाड़ मुकुट कहा गया है क्योंकि मुकुट अपने को धारण करने वाले को की शोभा बढ़ाता है, शरीर के सर्वोच्च स्थान पर सुशोभित होता है। मुकुट क्या होता है, शरीर के सबसे ऊंचे टॉप जगह पर सुशोभित होता है। तो ऐसे ही कौन थे, महाराणा प्रताप थे, वो भी क्या थे, एक मुकुट की तरह थे जो कि मेवाड़ की शोभा बढ़ा रहे थे। महाराणा प्रताप अपने कार्यों और त्याग से मेवाड़ की शोभा बढ़ाते हुए
उसके सर्वोच्च स्थान पर आसीन थे। अतः काव्य के नायक कौन है? राणा प्रताप के नाम के आधार पर इस काव्य का शीर्षक जो है मेवाड़ मुकुट रखा गया है, और ये क्या है? सर्वथा उचित है, ये बिल्कुल सही है, सही मायने में बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर ही हमारा जो खंड काव्य है जो कि कौन सा था? मेवाड़ मुकुट, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम आने वाले नेक्स्ट खंड काव्य की बात करेंगे जो किसी और जिलों के लिए होगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।